21 फरवरी 2017 को कोलकाता के वाटगंज एरिया से पुलिस को एक कॉल आता है, ये कहकर कि 11th फ्लोर पर रहने वाले एक शख्स पार्थो दे की लाश उन्हीं के घर के बाथरूम में मिली थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि पार्थो दे की लाश के पास एक केरोसिन का बोतल और मैच बॉक्स पड़ा हुआ था और पार्थो दे का पूरा शरीर जला हुआ था। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उनकी लाश उसी स्टेट में थी जैसे 2 साल पहले उनके फादर औरोबिंदो दे की लाश पाई गई थी। दोनों ने 2 साल के अंदर सेम तरीके से अपनी जान ली थी, खुद के शरीर को आग लगाकर। इस इंसिडेंट ने सबको याद दिला दिया 2 साल पहले 2015 के जून का वो दिन जब कोलकाता के रॉबिन्सन स्ट्रीट के हाउस नंबर 3 के डरावने राज खुले थे। 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट। कोलकाता के इस मकान में छिपे हैं कई राज, ऐसे राज जिनकी कहानी बेहद ही खौफनाक है। दस जून 2015 को रॉबिन्सन स्ट्रीट के 3 नंबर हाउस की खिड़की से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा था। जिस घर से धुआं निकल रहा था वो घर पे 2 भाई रहते थे अपने परिवार के साथ। नेबर्स ने सोचा कि घर पे कोई नहीं है क्योंकि कोई बाहर नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुला लिया। फायर ब्रिगेड वाले वहां पहुंचे और उन्होंने सोचा कि घर पे कोई नहीं है, फिर भी उन्होंने एक बार बेल बजाया चेक करने के लिए कि कोई दरवाजा खोलता है या नहीं। एंड सरप्राइजिंगली एक शख्स ने गेट खोला। गेट खोलने वाला आदमी अपने 40s में था, उसके बाल सफेद थे और वो बहुत ज्यादा बीमार लग रहा था। एंड गेट खोलते ही फायर ब्रिगेड वालों को एक बहुत गंदा स्मेल आ रहा था, बट सिंस उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था आग बुझाना, तो उन्होंने ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए घर के अंदर चले गए। अंदर घुसते ही देखा कि धुआं घर के एक बाथरूम से आ रहा था, लेकिन बाथरूम अंदर से लॉक्ड था। उनको बाथरूम का गेट तोड़ना पड़ा और दरवाजा तोड़ते ही उन्होंने जो देखा वो शायद वो कभी नहीं भूल सकते। बाथटब के अंदर एक लाश पड़ी हुई थी जो पूरी तरीके से जल चुकी थी और लाश के पास एक केरोसिन का बोतल और एक नोट पड़ा हुआ था जिसमें लिखा था, मेरे मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। लाश घर के ओनर औरोबिंदो दे की थी और जिसने दरवाजा खोला वो था उनका छोटा बेटा पार्थो दे। अभी आप सबके मन में बहुत सवाल आएंगे कि औरोबिंदो दे ने अपनी जान इतने दर्दनाक तरीके से क्यों ली थी और क्यों उनके बेटे ने घर पे होते हुए भी उनको बचाने की कोशिश नहीं की। ये सब जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, टू द ईयर ऑफ 1989 इन कोलकाता। औरोबिंदो दे, उनकी पत्नी आरती दे और 2 बच्चे पार्थो और देवजानी दे के साथ पहले बेंगलुरु में रहते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा कि वो कोलकाता में अपने रॉबिन्सन स्ट्रीट के पुश्तैनी घर में शिफ्ट हो जाएंगे। सो वो लोग 1989 में कोलकाता शिफ्ट हो गए। ये घर कोई मामूली घर नहीं था। कोलकाता के वन ऑफ द मोस्ट पॉश एरियाज में सिचुएटेड था ये 3 फ्लोर वाला घर, जिसे औरोबिंदो दे के परिवार वालों ने ब्रिटिशर्स से खरीदा था एंड हेंस इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। और जहाँ प्रॉपर्टी की बात आती है तो सिबलिंग्स के बीच डिसएग्रीमेंट्स बहुत नॉर्मल होता है, और यहाँ भी औरोबिंदो दे और उनके भाई अरुण दे के बीच कुछ डिसएग्रीमेंट्स थी। दोनों इसी घर के 2 अलग अलग हिस्से में रहते थे इन अ वे कि वो एक दूसरे को कभी फेस ना करे। औरोबिंदो दे की वाइफ आरती दे वैसे तो अपने परिवार और बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, लेकिन उनकी एक आदत थी जो उन्हें दूसरे पेरेंट्स से बहुत अलग बनाती थी, एंड दैट वाज कि वो अपने बच्चों को सोशलाइज नहीं करने देती थी। वो अपने दोनों बच्चों को दोस्त नहीं बनाने देती थी, जिसकी वजह से पार्थो के और देवजानी के स्कूल में कोई दोस्त नहीं था। लेकिन दोस्त ना होने पे उन दोनों को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन दोनों के पास एक दूसरे का सहारा था।
दोनों एक दूसरे को ही अपने दोस्त मानते थे और सारी बातें शेयर करते थे, और वो एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। पार्थो और देवजानी दोनों ने कोलकाता के एक कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई की थी, जिसके बाद पार्थो को बेंगलुरु के एक आईटी फर्म में नौकरी मिल गई थी, और उसके कुछ साल बाद उसको एक यूएसए के आईटी फर्म में भी नौकरी मिल गई थी। देवजानी ने उसके भाई के जैसे आईटी फर्म में नौकरी नहीं की, बल्कि कोलकाता के एक बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल डॉन बॉस्को में म्यूजिक टीचर का काम करती थी। आप लोगों को लग रहा होगा सब कुछ तो नॉर्मल है, लाइक एन यूजुअल फैमिली, लेकिन चीज़ें खराब होने लगी जब 2007 में अरविंदो जी की वाइफ और इन दोनों के माँ को कैंसर हो गया एंड शी पास्ड अवे। उनकी माँ के गुजर जाने के बाद पार्थो अपने यूएसए वाला नौकरी छोड़ के कोलकाता में अपने घर में रहने लगा, और देवजानी ने भी अपना म्यूजिक टीचर वाला जॉब छोड़ के स्टार्टेड स्टेइंग एट होम। इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बेयर विद दिस लॉस, और सबका अपना अपना तरीका होता है अपने सफरिंग के साथ कोप अप करने का। लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी कि वो दोनों वापस कभी नौकरी ज्वाइन नहीं किए। अब परिवार में 3 लोग बचे थे, अरविंदो जी, पार्थो, देवजानी और उनके लैब्राडोर्स। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि अगर उनके फैमिली में कोई काम नहीं करता था तो हाउ आर दे सर्वाइविंग। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उनका इनकम सोर्स एक ही था, वो पैसे जो उन्हें अपने घर के कुछ रूम्स रेंट देने पे आते थे। दे फैमिली इतना डिस्कनेक्टेड थे पूरे सोसाइटी से कि उनके घर पे भी जो फूड डिलीवरी करने आते थे वो भी वो अपने सिक्योरिटी के द्वारा कलेक्ट करते थे। ना ये अपने नेबर्स से बात करते थे और ना ही कहीं बाहर निकलते थे। 10 जून 2015 को जब पुलिस को अरविंदो दे की बॉडी मिली थी तो उन्होंने बहुत सारी चीजें नोटिस की थी कि पूरा घर बहुत ही ज्यादा उथल पुथल हो रखा था और कहीं भी कोई सफाई नहीं थी। पूरे घर में अंधेरा था और अजीब सी बदबू आ रही थी। सारी खिड़कियों को कपड़ों से ढक दिया गया था, और सबसे स्ट्रेंज बात यह थी कि घर के हर रूम में एक औरत की गाने की आवाज आ रही थी, बहुत ही हल्के टोन में। और घर के एक रूम में पार्थो दे, घर का छोटा बेटा, बेचैन खड़ा हुआ था। उनको देख के ये लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहे हैं। घर के बाहर नेबर्स की भीड़ जमा हो गई थी और सब एक दूसरे से ये पूछ रहे थे कि अरविंदो जी के तो 2 बच्चे थे ना। पुलिस के लिए सिचुएशन इतना स्ट्रेंज हो गया था कि पहली बात तो घर इतना अजीब से हालत में था और अरविंदो जी की बॉडी भी बहुत वियर्ड स्टेट में मिली थी। लेकिन इस सब के ऊपर पुलिस को सबसे स्ट्रेंज बात ये लगी कि ऐसा सिचुएशन में पार्थो दे को तो डरा हुआ होना चाहिए, बट वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस लग रहा था। पुलिस को लगा कि वो कोई गलत कदम उठा सकता है, इसलिए उन्होंने घर के बाहर 2 गार्ड्स रख दिए। जब पुलिस को लगा कि शायद से इसी आदमी का कुछ लेना देना होगा इन सब चीजों से, तो उन्होंने पार्थो के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, और तब पार्थो दे ने पिछले 6 महीने वाला वो राज बताया जो उसने सबसे छुपा के रखा था। आप सबको याद होगा जब अरविंदो दे की बॉडी मिली थी तो घर के बाहर जमा हुए नेबर्स एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अरविंदो दे के तो 2 बच्चे थे ना, तो दे मेंट पार्थो दे एंड देवजानी दे। तो जब पुलिस ने पार्थो को देवजानी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी बहन कहीं बाहर नहीं गई है, वो अपने घर में ही है, बस वो जिंदा नहीं है। यह सुन के पुलिस रैन बैक टू हिज होम, और उस समय भी उसका घर का हालत सेम ही था। सारी चीजें बिखरी पड़ी थी, घर में एक अजीब सा स्मेल आ रहा था और घर के हर एक रूम से एक औरत की गाने की आवाज आ रही थी धीमे सुर में। पुलिस उधर पहुंचते ही बिना रुके तलाशी लेना स्टार्ट कर देती है। हॉल, किचन, अरविंदो दे का रूम, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था एंड एवरीथिंग वाज अ मेस। पर घर में एक कमरा था जो बाकी कमरों से अलग था और ऐसा लग रहा था
कि इस कमरे को रोज मेंटेन किया जाता है। उस कमरे में एक बेड था और बेड के ऊपर एक चादर था जो बिल्कुल फ्रेश लग रहा था, ऐसे जैसे कोई उसे सुबह सुबह ही चढ़ाया होगा। चादर के ऊपर से देख के ये लग रहा था कि उधर कोई सोया हुआ है, और जैसे ही पुलिस ने चादर हटाई उन्हें देखा कि उधर पड़ी हुई थी देवजानी की बॉडी। बेड के पास कुछ खाना पड़ा हुआ था, लेकिन उसे देवजानी खा नहीं सकती थी क्योंकि 6 महीने तक उसकी बॉडी पड़े पड़े कंकाल में बदल गई थी। देवजानी के स्केलेटन से कुछ ही दूर एक बैग पड़ा हुआ था, उसमें और 2 स्केलेटन्स थे। वो स्केलेटन्स थे उनके 2 लैब्राडोर के। ये सब सुन के आप जितना ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, उससे ज्यादा कंफ्यूज्ड पुलिस थी उस टाइम पे। सबसे हैरानी की बात ये थी कि पार्थो कैसे 6 महीने से देवजानी और उनके 2 लैब्राडोर के स्केलेटन के साथ उधर रह रहा था। क्या किसी को नहीं पता था कि देवजानी 6 महीने पहले मर गई थी? और उनके फादर औरोबिंदो थे जो कुछ ही दिन पहले मर गए थे, क्या उन्हें भी नहीं पता था कि देवजानी 6 महीने पहले गुजर गई थी? और इसी घर में उनके बेटी की स्केलेटन पड़ी हुई थी 6 महीने से। सबके मन में बहुत सवाल था, और इन सारे सवाल का जवाब था एक ही आदमी के पास, वो था पार्थो दे। तो पुलिस ने पार्थो के साथ पूछताछ स्टार्ट किया। कुछ चीज़ों का तो वो ठीक से जवाब दे रहा था, लेकिन बाकी चीज़ों का वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन वो एक चीज़ बार बार कह रहा था कि मैंने अपनी बहन को नहीं मारा है। আমি আনলফুলি এখানে রাখা হয়েছে আমাকে উইদাউট মাই কনসেন্ট। তুমি কি চাইছো? তুমি কি চাইছো? এটা আই কনসিডার আমাকে কোনো ডকুমেন্ট রাখা হয়নি, সো ইট ইজ ইলিগাল টু কিপ মি হিয়ার। আপনাকে ডাকছি। ইট ইজ ইলিগাল টু কিপ মি হিয়ার। কি তুমি কি এখানে থাকতে চাইছো না এখান থেকে চলে যেতে চাইছো? আই এম ফ্রি সিটিজেন, আই ওয়ান্ট টু গো টু মাদার হাউস। আই হ্যাভ কমিটেড নো ক্রাইম, as no crime has been shown to me that I have committed. In fact, I've got there's a lot of property which is there in my name. I want to go to mother house. I want to donate. I want my আচ্ছা, only আপনার বাবা কি intention is to go to জানতেন যে mother. দেবযানী দেবী মারা গেছে? হ্যাঁ, আপনার বাবা আমাকে জানতেন? আমাকে নিয়ে যাচ্ছে এখন। আপনার বাবা জানতেন? আপনার বাবা কি জানতেন? আমার কিছু মেডিসিন, আমার মেডিসিন লাগবে না, আমার কিছু হয়নি। পার্থবাবু, আপনি কি আপনার বাবা জানতেন আপনার দিদি মারা গেছেন? হ্যাঁ, কবে জানতেন উনি? উনি মার্চ 10th জানতেন, around that time. দেবযানী মারা গেল? পার্থবাবু, দেবযানী মারা কি করে গেল? উনি ফাস্টিং করেছেন, উনি খুব ধার্মিক ও রিলিজিয়াস, ফাস্টিং করে মারা গেলেন। আপনি বারণ করতেন না যে যখন শরীর খারাপ হতে শুরু করলো? আমার খারাপ লাগতো, হ্যাঁ। খুব খারাপ লাগতো, হ্যাঁ। বাট উনি রিলিজিয়াস বাতে তো উপোস করছিল আর উপোস করছিল। अकॉर्डिंग टू पार्थो, देवजानी ने नवंबर से फास्ट करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि 2 महीने पहले उसके 2 पेट्स, वो 2 लैब्राडोर्स अचानक से गुजर गए थे। उसे लगा कि क्योंकि उसके डॉग्स अचानक से गुजर गए थे तो उसे फास्ट करना चाहिए उनके लिए। उसके डॉग्स के गुजर जाने के बाद, उनके माँ के गुजर जाने के बाद देवजानी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, और पूरा दे फैमिली, स्पेशली देवजानी दे, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई थी। देवजानी अलग अलग रिलीजियन के गुरुओं को फॉलो करती थी और उनकी चैंटिंग डेली सुनती थी, जिनमें से एक थी जॉयस मेयर। और इन्हीं की चैंटिंग घर के हर कोने में, हर स्पीकर में बजती थी, और यही चैंटिंग पुलिस ने सुनी थी जब वो पहली बार उस घर पे गए थे। उनके घर पे बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स पड़ी थी, 20,000 टू बी प्रिसाइज। और ये बात पार्थो के उस स्टेटमेंट को बैक कर रही थी कि देवजानी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई थी उसके लैब्राडोर्स के गुजर जाने के बाद। देवजानी को लगा कि उसके घर पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आने स्टार्ट कर दी थी क्योंकि उसके लैब्राडोर्स अचानक से गुजर गए थे और उनकी माँ भी गुजर गई थी। तो उन्हें लगा कि उसके घर को क्लेंस करने का एक ही तरीका है, और वो है फास्टिंग। तो उसने नवंबर से फास्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, और वो ऐसे फास्टिंग करती थी कि वो ना तो खाना खाती थी और ना ही पानी पीती थी। पहले जब उसने फास्टिंग करना शुरू किया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक से दिसंबर 2014 को वो गुजर गई। तो उसके मौत की जिम्मेदारी ना ही पार्थो दे की थी और ना ही औरोबिंदो दे की, वो खुद ही गुजर गई थी। लेकिन अगर कोई नॉर्मल आदमी होता
तो वो अपनी सिस्टर की बॉडी को क्रीमेट कर देता या फिर दफन कर देता, लेकिन क्योंकि पार्थो इतना ज़्यादा अटैच था अपने सिस्टर से कि वो उसकी सिस्टर की बॉडी को अपने से दूर नहीं कर पाया, तो इसलिए पार्थो ने अपने बहन के बॉडी को उसके कमरे में ही रहने दिया। और इनफैक्ट लास्ट के 6 महीने से वो उसके बॉडी को रोज़ खाना देने जाता था और उधर साफ सफाई करके रखता था। वो ये मानता था कि उसकी बहन रोज़ रात को उससे मिलने आती थी, लेकिन पुलिस पार्थो के कोई बात पे विश्वास नहीं कर रहा था और उन्हें लग रहा था कि पार्थो ने ही उसकी बहन का मर्डर किया है। लेकिन जब कुछ ही दिनों बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आया तो उसमें पता चला कि देवजानी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। लेकिन अगर हम सब मान ले कि पार्थो इन सब के लिए जिम्मेदार नहीं था, लेकिन कैसे अरविंदो दे को नहीं पता था कि उनकी बेटी 6 महीने पहले ही गुजर गई थी, जबकि वो तीनों सेम घर में रहते थे। इस फैक्ट को 2 स्टेटमेंट बैक कर सकते हैं कि वो तीनों लोग सोसाइटी से बहुत ज़्यादा डिस्टेंट थे, तो वो जब बाहर नहीं निकलते थे तो किसी को कोई शक नहीं हुआ। सेकंड फैक्टर ये था कि जब पुलिस ने शुरुआत में उनके घर में तलाशी लेना स्टार्ट किया था तो उन्हें बहुत सारे पेपर के टुकड़े मिले थे, और बहुत सारे मतलब बहुत सारे। सोफा में, दीवारों के क्रैक में, बुक्स के अंदर बहुत सारे पेपर के टुकड़े पड़े हुए थे। तो पुलिस ने जब पेपर के टुकड़ों को इन्वेस्टिगेट किया तो वो ये पॉइंट पे आए कि ये तीनों लोग आपस में वर्बली नहीं बात करते थे, बल्कि वो एक दूसरे को जो कहना होता था वो पेपर के चिट्स में लिख के एक दूसरे को पास करते थे। छोटी से छोटी बातें, कुछ भी ज़रूरत होता था तो वो पेपर में लिख के देते थे, विच इज़ जस्ट बिजार। और इसीलिए शायद अरविंदो जी को नहीं पता था कि देवजानी वॉज नो मोर अंटिल मार्च 2015, जब पार्थो ने खुद ने उनको सब बताया था। पुलिस और मीडिया दोनों इतनी कंफ्यूज थी कि उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा था कि ये किस टाइप का केस है। क्या कोई इंसान दूसरे इंसान से इतना अटैच्ड हो सकता है कि वो दूसरे के डेड बॉडी को अपने से दूर नहीं जाने दे सकता? पार्थो के बात करने के तरीके से और उसके बिहेवियर से ये तो थोड़ा बहुत एविडेंट था that he was mentally going through something। उसे कोलकाता के पावलोव हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और जिधर के डॉक्टर्स ने उसको एग्जामिन करने के बाद ये डिक्लेयर कर दिया कि that he was not mentally fit। पर ये क्लियर नहीं था कि वो बचपन से मेंटली अनफिट था या फिर देवजानी के गुजरने के बाद वो अनफिट हुआ मेंटली, या फिर वो अपनी माँ आरती दे के गुजरने के बाद मेंटली अनफिट हुआ। पर किसी के मेंटली अनफिट होने का ये मतलब नहीं होता कि वो कोई मॉन्स्टर है या फिर उसी ने मर्डर किया है। पुलिस को भी यही लगा, इसलिए उन्होंने पार्थो के ऊपर मर्डर के चार्जेस नहीं लगाए, बल्कि 2 ऑफेंसेस के लिए चार्ज किया जो कि 2 बेलेबल थे। पहला चार्ज ये था कि किसी पब्लिक सर्वेंट को ना इन्फॉर्म करना अपने सिस्टर के डेथ के बारे में, और दूसरा था अपने लापरवाही के लिए, विच वॉज एक डेड बॉडी को घर पे रखना जिससे इन्फेक्शंस और डिजीजेस फैल सकते हैं। पार्थो का इलाज कोलकाता के पावलोव हॉस्पिटल में हो रहा था और कुछ ही दिनों बाद ही वॉज गेटिंग बेटर, सो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। और डिस्चार्ज होने के बाद वो कोलकाता के वाटगंज एरिया में एक बिल्डिंग के 11th फ्लोर पे रहने लगा। वैसे तो वो अकेला रहता था, लेकिन एक केयरटेकर था जो आता जाता रहता था। पार्थो डिस्चार्ज होने के बाद पहले जैसे खुद को सोसाइटी से डिस्टेंट नहीं रखता था, बल्कि वो सोसाइटी के बाकी लोगों से सोशलाइज करना चाहता था और वो काफी इवेंट्स पे भी पार्टिसिपेट कर रहा था। Oh my darling Clementine, you are gone and lost forever. Dreadful sorrow, Clementine. Drove she down to the water one fine morning just at night. Got her foot against a splinter, fell into the foaming brine. अब फाइनली ये लग रहा था कि पार्थो अपने लिए सोसाइटी में जगह बना रहा है, लेकिन ऑल ऑफ दिस वॉज मे बी टू मच फॉर हिम। 21 फरवरी 2017 को कोलकाता के वाटगंज एरिया से पुलिस को एक कॉल आता है, ये कहकर कि 11th फ्लोर पर रहने वाले पार्थो दे की लाश उन्हीं के घर के बाथरूम में मिली थी। 47 ईयर ओल्ड पार्थो दे वॉज नो मोर। पार्थो दे ने अपने मेमोयर में एक सेंटेंस लिखी थी जो वो चाहते थे सारी दुनिया पढ़े, एंड दैट वाज
I am no killer. And to be honest, I also think the same. Maybe he was going through something that was very difficult for him to manage. उसने जो किया वो डेफिनेटली गलत था अपने हेल्थ के लिए और नेबर्स के हेल्थ के लिए, बट दैट डज नॉट मीन कि वो एक मॉन्स्टर था और या फिर एक मर्डरर था. बट आई होप दैट हिज सोल रेस्ट्स इन पीस. और वो जो दे फैमिली का घर है वो कहलाया जाता है कोलकाता का हाउस ऑफ हॉरर. बट द केस बिहाइंड द हॉरर हाउस इज एक्चुअली सैड. तो यही तक था आज का वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज के लिए.